गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन। आज नया टॉपिक पढ़ने से पहले लास्ट में जो हमने सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बड़े ही कंसाइज्ड वे में बात करेंगे अपन, मतलब उनके इन डेप्थ बारे में बात नहीं करेंगे जब तक कि आपको कोई डाउट नहीं होता। तो पहला वाला तो क्या था, पार्शियल और कंप्लीट पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, समझते ही हो आप लोग। हाँ, नेक्स्ट है आपका गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट, इसको भी ट्रांसफर नहीं मानते, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी। कंडीशन कि 100% होना चाहिए और सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और ये इंडियन कंपनी वाला कंसेप्ट क्या है कि जिसके पास असेट जा रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। होल्डिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर करे तो सब्सिडरी इंडियन होनी चाहिए, सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करे तो होल्डिंग इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर पढ़े अपन ने दो केस, एक अमालगमेशन और एक डीमर्जर। अमालगमेशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो जो एक्वायर हो रही है अमालगमेटेड या अमालगमेटिंग, उसके सारे एसेट्स किसके हो जाते हैं, अमालगमेटेड बड़ी वाली कंपनी के हो जाते हैं। तो सारे एसेट्स उधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, शर्त के बदले में शेयर होल्डर्स को नई वाली कंपनी के क्या मिलने चाहिए, शेयर्स मिलने चाहिए। ठीक है, डीमर्जर में एक कंपनी के दो टुकड़े हो जाते हैं, तो असेट एक कंपनी की थी, अब वो छोटी छोटी कंपनी में बांट दी जाएगी। असेट ट्रांसफर हो रहा है पर ट्रांसफर नहीं मानेंगे, शर्त बड़ी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको छोटी कंपनी के शेयर्स मिल जाने चाहिए। क्लियर है। इन सारी सिचुएशंस में अगर असेट एज अ स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है तो उसको तो ट्रांसफर मानेंगे। क्लियर है। ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं कौन सा, सब्सिडी से होल्डिंग, होल्डिंग से सब्सिडी, अमलगमेशन, डीमर्जर, इन सब केसेस में असेट पैसों में ट्रांसफर हुआ हो कि फ्री में ट्रांसफर हुआ हो, कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है। देन था हमारा अमलगमेशन और डीमर्जर के केसेस में शेयर होल्डर्स के पास से भी उनके शेयर्स चले जाते हैं तो उसको भी अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आप अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, आपके पास अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, उस कंपनी को तो नई वाली कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो आपके शेयर्स गए उस कंपनी के, आपको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो एक असेट जाके दूसरा असेट आता है उसको भी कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। डीमर्जर में भी आपके पास बड़ी कंपनी के शेयर्स थे, वो कंपनी तो खत्म हो गई, उसके दो टुकड़े हो गए, तो दो नई कंपनी के शेयर्स बदले में आपको मिल जाएंगे, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा नाइन्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अदर नॉन रेसिडेंट। सेम तरीके से ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। ये इनकरेज करने के लिए कि आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपसे कैपिटल गेन नहीं लेंगे जब तक कि पैसा बाहर बाहर घूम रहा है तब तक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अंडरलाइन कर लो नाम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सिर्फ नाम का ही है, ये क्वेश्चन में कुछ इंपैक्ट नहीं होता इसका। ठीक है। फिर है ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा और द नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ये नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स, ये सब नाम समझते हो ना आप लोग। ठीक है, आर्काइव समझते हो आप लोग, पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखना। गैलरी में, म्यूजियम में तो उसको डिस्प्ले करके रखते हैं, इसमें हम उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो ये जो 8 चीज़ें हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करोगे इन रेस्पेक्टिव लोगों को तो ट्रांसफ़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है इसका ट्रांसफ़र ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स। ये इसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हाल फिलहाल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि आपने किसी कंपनी के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परचेज करे जिसमें शर्त ये थी कि सर्टेन टाइम बाद से फॉर एग्जांपल 5 साल बाद वो डिबेंचर आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो पहले आपके पास डिबेंचर थे, अब वो गए और बदले में क्या मिल रहे हैं, शेयर्स, तो इसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। सेम चीज़ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस कन्वर्जन को भी असेट नहीं माने, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अगला वाला लास्ट वाला जो हम पढ़ते पढ़ते रुक गए थे, मैं आपको सिर्फ इसकी थीम बता के गया था, आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नोट्स में
भी ये बहुत डिटेल में दे रखा है, क्वेश्चन में आता नहीं है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कोई क्वेश्चन इसका देखा नहीं है। आप थीम समझ जाओगे ना, तो जो थीम आप समझे हो वही रूल है। होगा क्या कि किसी सीनियर सिटीजन को ऐसा लगता है कि यार अब जो मेरा वारिस है, जो मेरी प्रॉपर्टी का वारिस है, वो मेरा इतना ख्याल नहीं रख रहा। एग्जाम्पल जैसे मेरे मम्मी पापा को खर्चा करने के लिए लगते हैं 50,000 रुपये महीना। अब मैं उनको गिन गिन के 10-10, 20-20 रुपये दूँ तो मेरे पापा को तो ये बात बहुत अखरेगी, क्योंकि उन्होंने तो ज़िंदगी भर पैसा कमाया है और वो उनके तो हाथ से खर्चा होता है ना, उनको आदत पड़ी हुई है अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी वैसे बिताने की, और अब वो 20,000 रुपये में गुजारा कर नहीं पाएंगे। तो कह रहे नालायक है मेरा बेटा, तो इसके लिए मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना घर किसी बैंक वाले के पास गिरवी रख दिया, और गिरवी भी किस रूप से रखा, पेपर गिरवी रखे, घर में ही रहेंगे वो, ठीक है। और बैंक वाले अब उनको हर महीने 50,000 रुपये देते रहेंगे। तो इसका नाम है रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज क्यों है, क्योंकि आप कोई चीज़ गिरवी रखते हो तो होता क्या है कि आप कोई चीज़ गिरवी रख के उनसे पहले लमसम पूरा पैसा लोन के रूप में ले लेते हो, एग्जाम्पल 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और फिर आप किश्तों में चुकाते हो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, या बैंक वाले पहले पापा को किश्तें दे रहे हैं, और फिर जिसको घर छुड़वाना है, पापा का तो घर का काम है नहीं ना उनकी लाइफ के बाद, तो कह रहे बेटे को घर छुड़वाना है, तो जितनी भी किस्तें मैंने उठाई होगी उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ा होगा, उसके बाद से जो चीज़ होगी ना, मतलब जो भी उनका एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अब पैसा लमसम बाद में चुकाया जा रहा है, लिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज, जो किसके लिए होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है। ओके, अब इसमें सीनियर सिटीजन के पास ऑप्शन होता है कि वो लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना चाहते हैं, कि वो लोग लमसम में पैसा लेना चाहते हैं, कैसे भी लें। अब इसमें हुआ क्या कि असेट अभी सिर्फ मॉर्टगेज है, ट्रांसफ़र थोड़ी है। समझते हो ना मॉर्टगेज का मतलब, गिरवी में ट्रांसफ़र थोड़ी होता है। आज मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैंने मेरा कोई असेट दिव्यांश के पास गिरवी रख के उससे मैं पैसा ले आया, तो अभी वो असेट दिव्यांश के पास है, गिरवी है, ट्रांसफ़र थोड़ी करी है, तो इस पर तो कैपिटल गेन वैसे भी नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब गिरवी मॉर्टगेज जो होता है वो भी दो तरीके से होता है, एक फिक्स्ड चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, फिक्स्ड मतलब ये चीज़ अब इसकी बिना मर्जी से बेची खरीदी नहीं जा सकती, इसका मतलब इसका राइट है उसके ऊपर, उसके परचेज सेल पे। चीज़ तो मेरे पास ही रहेगी, ठीक है, चीज़ तो मेरे पास ही रहेगी, लेकिन मैं इसको बेच खरीद नहीं सकता। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि वो जो चीज़ है ना, इन अ टोटलिटी उसके पास गिरवी है, लेकिन उसके अंदर से चीज़ें फ्लो होती रहेगी। एग्जाम्पल कि मैंने इसके पास मेरा स्टॉक गिरवी रख दिया कि देख भाई ईच एंड एवरी टाइम पे मेरी बैलेंस शीट में देख ले तू, मेरे गोडाउन में 50 लाख का स्टॉक तो रहता ही रहता है। अब ये स्टॉक मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ, मुझे 40 लाख रुपए का क्या दे दो आप, लोन दे दो। अब 40 लाख रुपए का लोन दोगे, मुझे आपको चुकाना है, तो स्टॉक बेच के, माल बेच के ही तो लोन चुकाऊंगा, और माल आपके पास गिरवी है तो अब मैं उसको बेच ही नहीं सकता, तो फिर मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा। तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में वो जो गोडाउन में इन टोटलिटी माल है वो गिरवी है, अब उसके अंदर से इनफ्लो आउटफ्लो तो चलता रहेगा ना, माल बेचता भी रहूँगा, खरीदता भी रहूँगा, बेचता भी रहूँगा, खरीदता भी रहूँगा। ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना बंद कर दूँ, तो फिर हो सकता है कि ये पोजीशन भी ले ले और वहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है। ये तो चार्ज वाली बात हुई। अभी अपन पढ़ रहे हैं रिवर्स मॉर्टगेज में असेट क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। मतलब मैंने बैंक के पास गिरवी रखा तो नालायक बेटा तो चुका नहीं पाया, वो बैंक का हो गया, बैंक ने उसको नीलाम कर दिया, बचे हुए पैसे इसको दे दिए, तो उस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब बैंक क्या करेगी, अगर देखो बैंक वालों ने पैसे ले लिए बेटे से और घर किसका हो गया, बेटे का, तो बाप से बेटे के पास कोई घर जा रहा है वो तो वैसे भी क्या नहीं होता, असेट ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है, लेकिन बेटा उस लोन को चुकाने में असमर्थ हो गया भाई, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगी, उस घर को नीलाम कर देगी। बैंक को प्रॉपर्टी रखने में कोई लोभ नहीं होता, बैंक को तो चाहिए पैसा, ताकि वो फिर किसी और को लोन दे, फिर किसी और से पैसा कमाए, ठीक है। तो बैंक उस घर को नीलाम कर देगी। अब नीलाम करेगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा ना, वो भी किसको दे देगी, बुढ़ाऊ को दे देगी। अब ये जो घर ट्रांसफ़र हुआ इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। बुक में कैसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, असल यही है। तो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज, maximum period of reverse mortgage loan, where the loan is disbursed directly to a reverse mortgager
Maximum period of loan 20 years from the date of signing the agreement by a reverse mortgager and the approved lending institution, where the loan is disbursed in part or in full to the annuity sourcing institution for the purpose of periodic payments by way of annuity to a reverse mortgager, the residual life of the borrower. रिवर्स मॉर्गेज थीम समझ गए आप लोग? पंखा बंद करवाऊं? रिवर्स मॉर्गेज की थीम समझ गए आप लोग? पैसा एक लेगा, छुड़ाएगा दूसरा, हो सकता है पहला भी छुड़ा दे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। सर मेरे पास मेरी कोई दूसरी प्रॉपर्टी बिक गई, पैसे आ गए और बेटा भी सुधर गया है देख के, तो फिर मैंने ही छुड़वा ली, उसमें कोई टेंशन नहीं है। छुड़वा ली हो तो गिरवी थी, छुड़वा ली, ट्रांसफर का तो केस आया ही नहीं ना। और रिवर्स मॉर्गेज में उन्होंने कंडीशन रखी कि एग्जेम्पशन आपको कब देंगे, जब ये रिवर्स मॉर्गेज का जो ड्यूरेशन है ना वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? अगर आप लमसम पैसे ले रहे हो तो 20 साल, और इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो, क्योंकि ये थीम तो बनी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। और वो क्यों बनी थी कि यार ऐसी उम्र में उनको ऐसी ज़िंदगी ना जीनी पड़े, क्या फ़ायदा है ऐसी प्रॉपर्टी का, इसलिए उनको कैसे दिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो उसमें लिखा हुआ है या तो वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट्स दे रही है किसको, उस मॉर्गेजर को, उस बुढ़ाऊ को, या फिर वो एक लमसम पेमेंट दे रही है किसी एन्युटी पेयर को। क्या बैंक वालों ने कहा भाई साहब हमारा काम ये किस्तें चुकाना नहीं है, हमारा काम है लोन लेना, तो एक काम करो, ये हमारे पास एक और फाइनेंशियल पार्टी है, एक और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम तो आपका लोन इनको दे देते हैं, हमने तो जो लोन दिया उस पर ब्याज का मीटर चालू रहेगा, ये आपके उस लोन को हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट भी कर दे और वहाँ से फिर आपको ये किस्तों में पैसे देती रहेगी। आपका गुजारा कितने पे चलता है, 50,000 रुपये महीने में, तो ये 50,000 रुपये देती रहेगी। तो जब वो मॉर्गेजर के पास पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो फिर एग्जेम्पशन क्यों है, क्योंकि वो उसकी रेसिडुअल लाइफ के लिए, रेसिडुअल लाइफ के लिए नहीं है, 4-5 साल के लिए है। फिर अगर वो उन्होंने बेचने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? और अगर लमसम में पैसा लिया है मॉर्गेजर ने और जो ये मॉर्गेज एग्रीमेंट है वो 20 साल से भी ज़्यादा के लिए, क्योंकि भैया सीनियर सिटीजन के लिए, तो 60 साल की उम्र में आप सीनियर सिटीजन बनते हो, 80 तक जियोगे ये मान रहे हम, आपने 20 साल से भी ज़्यादा के लिए, तो एक प्रॉपर लोन है, नहीं चुकाओगे तो फिर तो कैपिटल गेन लगेगा इसके ऊपर। क्लियर है? ओके। अगला है एग्जेम्पशन ऑफ इनकम रिसीव्ड इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, सेक्शन 1043। Section 1043 further provides that the amount received by a senior citizen as a loan, either in lump sum or installment in a transaction of reverse mortgage, would be exempt of income tax. ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है, ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसका एक एग्जेम्पशन का चैप्टर होता है, वो एग्जेम्पशन के चैप्टर में जितनी भी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है ना, वो उस चैप्टर में एक साथ दे रखी होती है। हम उसको वो जिस चैप्टर से रिलेटेड होता है उसमें ब्रेक कर देते हैं, तो वो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम उसके जो एग्जेम्पशंस है जो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं उसमें अलग अलग करके पढ़ लेंगे। एग्जेम्पशन हम सारी पढ़ेंगे, और जो इक्का दुक्का एग्जेम्पशन हो जाती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो पैसा यूनिट डालते हैं उधर से जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्पशन हम पीजीपीपी में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब ये क्या बात कह रहा है कि देखो भाई साहब, बुढ़ाओं को तो मजे आ गए, जो घर ट्रांसफ़र होगा उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और जो मंथली 50,000 रुपये मिल रहे हैं वो अलग, तो सरकार ने दोनों चीज़ें एग्जेम्प्ट करी। घर ट्रांसफ़र होगा, जो कैपिटल गेन हुआ वो भी एग्जेम्प्ट है, और जो आपको मंथली या लमसम जो पैसा मिल रहा है लोन के रूप में वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब नोट्स शुरू से चलो आप लोग। कैपिटल गेन पढ़ लिया अपन ने, असेट सारे पढ़ लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन पढ़ लिया अपन ने, इनका कंप्यूटेशन पढ़ लिया अपन ने। ठीक है? फिर अपन ने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े इसके, इस पे आप 4-5 स्टार मार्क करके ही रखना। ये आपको मैंने बोला था एग्जाम देने जाओगे उसके पहले मॉर्निंग में पढ़ के जाना है आपको, यही ये पॉइंट्स है जो आपका क्वेश्चन गलत कराएंगे। ठीक है? इवन जब आप प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करेंगे ना, तब भी शीट सॉल्व करने से पहले इनको एक बार निगाह दौड़ा लेंगे इनके ऊपर। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की पूरी टेबल पढ़ ली अपन ने। अब आया आपका फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स भी मैं आपको कहानी के रूप में जब अपन ने राइट शेयर्स डिस्कस किए थे तब समझा चुका हूं। क्वेश्चंस में काम आता है इसलिए इसको नोट्स में लिख रखा है, नहीं तो है तो ये सारी कॉमन सेंस। आप उस टॉपिक के आगे लिख दो कॉमन सेंस। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के चार्ट के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स।
इसमें क्या लिख दो, कॉमन सेंस। और हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो जेब से जितना पैसा निकला हो वो। क्या लिखोगे, जेब से जितना पैसा निकला हो वो। शर्म मत करना लिखने में, फुल लिख दो आप तो, ठीक है। अगली बार ये लाइन पढ़ोगे, पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये ओरिजिनल शेयर्स जो आपने पैसे देके खरीदे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, जितना पैसा जेब से निकला हो, एक अमाउंट एक्चुअली पेड। राइट रेनाउंस, राइट रेनाउंस का मतलब राइट शेयर समझाए थे ना मैंने आपको। एक कंपनी है, आप उसके शेयर होल्डर्स हो, कंपनी को और शेयर्स इशू करने हैं, तो पहले अधिकार किसको दिए जाएंगे, आपको। और आपको एनकरेज करने के लिए हो सकता है कि 500 रुपये का शेयर आपको 400 रुपये में ही मिल जाए, ठीक है। तो आपके अधिकार की, आपके राइट की इनहेरेंट वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। आप में से कुछ लोग उस राइट को यूज करके 400 रुपये दे के शेयर्स खरीद लेंगे, तो उनको जो शेयर्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, राइट शेयर्स। और आप में से कुछ लोग जिनके पास शायद 400 रुपये नहीं होंगे या शेयर्स खरीदने की इच्छा नहीं होगी, वो उन राइट्स को भी सेल कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं, तो ये कह रहा है कि वो जो राइट आपने क्या कर दिए, रिनाउंस कर दिए, मतलब रीसेल कर दिया, उसके लिए आपकी कॉस्ट क्या होगी, जीरो। राइट्स लेने के लिए आपने कुछ पैसे दिए थे क्या, वो तो कंपनी ने फ्री में दिए थे ना, तो उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या है, जीरो। अगला है राइट शेयर्स। अब वापस से आप में से कुछ लोग जिन्होंने 400 रुपये देके राइट शेयर्स खरीद लिए, तो उनके पास जो शेयर्स है वो कौन से शेयर्स कहलाएंगे, राइट शेयर। उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो आपने एक्चुअली में पे करी 400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, आपको तो फ्री में मिले ना, वही जितना जेब से पैसा लगाओ वो। बोल नमलीन क्या हुआ, सेल करेंगे, जितने में सेल करेंगे कैपिटल गेन आएगा, पूरा 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 कैपिटल गेन। मतलब आपको कंपनी ने एक के बदले में एक बोनस शेयर दे दिया, आपने उस शेयर को हाथों हाथ बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 100 रुपये में बेचा आपने, 100 रुपये का कैपिटल गेन। आपने उसको 10 साल बाद बेचा 500 रुपये में, तो 500 रुपये का कैपिटल गेन कौन सा वाला माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा। सर कॉस्ट क्या मानी जाएंगी उसकी, जीरो। सर इंडेक्सेशन करेंगे नहीं करेंगे, कर लेना इंडेक्सेशन, कर हो सकता हो तो। जीरो का इंडेक्सेशन भी करोगे तो क्या आएगा, जीरो, मतलब पूरा पूरा कैपिटल गेन। ऑब्वियसली यही तो है, सही भी तो है, गलत का है, तुम्हें तो फोकट में मिली थी ना वो चीज़। बोनस शेयर इशू है तो शॉर्ट टर्म हो गए, लेकिन अपन की जो वैल्यू है वो भी तो आधी हुई शेयर की। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। चलो बोल वापस जोर से बोल बेटा, ये दुनियादारी सिखा रहा है आपको, बोल। दोबारा बोल देना, बोलने में क्या जा रहा है, बोल तो सही, सही बात तो बोल रहा है। मतलब अपन शेयर में जब बोनस शेयर इशू करते हैं, जब शेयर की जो वैल्यू मान लो 100 है, 100 की वो आधी 50 हो जाती है उस समय। सही कह रहा है ये, छोड़ो। पता है आपको, ये नहीं पता है आपको, ये फंडा पता है कि नहीं पता। मान लो आपने जो शेयर खरीदा वो 10 रुपये का शेयर आपने खरीदा था, ठीक है। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मार्केट प्राइस उसकी कितनी हो गई, 100 रुपये। और कंपनी ने अब डिसीजन लिया कि हम बोनस शेयर्स देंगे, हर एक के शेयर के बदले में 2 शेयर देंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका एक शेयर 100 रुपये का था तो अब 2 शेयर्स हो गए आपके 200 रुपये हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपके एक के बदले में दूसरा शेयर आया ना, तो पूरी वैल्यूएशन ही आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपका वो एक जो शेयर पहले 100 रुपये का था ना मार्केट में, अब वो हो सकता है 50 का ही रह जाए, 50 का नहीं तो 55 का या 60 का रह जाएगा। अब 2 शेयर आपके पास 60 के 120 के हो गए या 50 के 100 रुपये के हो गए। समझते हो कि नहीं समझते हो। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के वैल्यूएशन की वजह से होते हैं। अब कंपनी की वैल्यूएशन उस टाइम पे 100 करोड़ की थी और उन्होंने 1 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे थे, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, 100 रुपये चल रही थी। अब कंपनी ने बोनस फ्री में शेयर्स और दे दिए तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ गई, उनके असेट्स तो उतने ही हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 100 करोड़ है वो तो 100 करोड़ ही रहेगी, उसकी तो 100 करोड़ ही रहेगी मार्केट वैल्यूएशन। आज मान लो बीसीसी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं, बीसीसी की मार्केट में वैल्यू बहुत है, लेकिन वो किसकी वजह से, उनके नेट असेट्स की वजह से। अब बीसीसी ने आपको फ्री में एक शेयर्स और दे दिया तो उसके असेट्स थोड़ी बढ़ गए, असेट्स तो उतने ही है। तो वैल्यूएशन पहले भी 100 करोड़ थी, अब भी 100 करोड़ है। पहले 100 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ हो रहा था, अब 100 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़ होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। समझ में आया। या हो सकता है सब बोनस शेयर्स मिलते ही पब्लिक जो बेवकूफ़ है, जो ये बात नहीं समझती थी,
वो उसकी तो डिमांड बढ़ जाएगी शेयर्स की, और वो तो भागेगा, और ये तो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, चलो खरीदो खरीदो खरीदो। तो हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस की वजह से वो जो शेयर का प्राइस 50 होने वाला था वो 60 रह जाए, 70 रह जाए, तो वहाँ फ़ायदा होगा। ठीक है, अब सर वहाँ फ़ायदा होगा, तो अब अगर आप थोड़ा और डीप थिंकिंग करोगे तो ये कहोगे सर फिर तो ये नुकसान हो गया। मैं कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने तो वो शेयर 10 रुपये में खरीदा था, बोनस के पहले बेच देते तो 100 रुपये में बिकता, कितनी की कैपिटल गेन आती, 90 की। अब वो शेयर क्या रह गए सर, 50-50 के रह गए। तो भैया आपका ओरिजिनल शेयर 10 का जो था वो 50 में बिकेगा, तो 40 का कैपिटल गेन उस पर आएगा, और बोनस शेयर जो 0 में था वो कितने में बिकेगा, 50 में, तो 50 का कैपिटल गेन उसमें आएगा। 50 + 40 कैपिटल गेन तो कितना होगा, 90 ही होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसमें हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, उसमें तो जो पैसा हमारा जितना जेब से लगा है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 10 रुपये है, बोनस शेयर्स कितने मिला तुम्हें सर, 0 है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 0। क्लियर है ये बात, डन। होगा, वो तो उतना ही होगा जितना पहले होता। किसका किसका इंडेक्सेशन कैसे होगा, बोनस का कि ओरिजिनल का? ओरिजिनल का तो इंडेक्सेशन होगा ना यार, तूने जिस जमाने में 10 रुपए दिए उस जमाने से लेके जब तू ओरिजिनल शेयर्स बेच रहा है उसका इंडेक्सेशन तो 10 रुपए के हिसाब से होगा ही होगा। अरे यार ऑब्वियसली कॉस्ट का ही तो इंडेक्सेशन होगा, वो तो जैसा होना है वो तो होगा ही होगा। अब मान लो उसमें फर्क ये पड़ सकता है कि सर पहले मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, 100 रुपए में बिकता था, इंडेक्स कॉस्ट आ रही थी 70, तो 30 का कैपिटल गेन आ रहा था। अब तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 50, तो इंडेक्स कॉस्ट तो 70 ही आएगी अभी भी, तो 20 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इधर लॉस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके। अब इसमें एक खास बात दे रखी है, खास बात किस चीज़ से रिलेटेड है समझना, कि मान लो अगर आपको जो बोनस शेयर्स मिले हैं वो 2001 के पहले मिले होंगे, तो सर 2001 का क्या फंडा है, 2001 का क्या फंडा है पहले तो ये बताओ। 2001 से इंडेक्सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जो भी एसेट हमने 2001 से पहले खरीदे हैं उसकी 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, ऑप्शन है ना। तो रूल क्या बनाया अपन ने, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज। अगर मैं कहूं कि ये एसेट कौन सा वाला एसेट था, बोनस शेयर्स था, तो उस 2001 से पहले जो बोनस शेयर इशू हुआ उसकी कॉस्ट तो आपके लिए क्या है, 0, पर 2001 को उसकी कोई फेयर मार्केट वैल्यू तो होगी कि नहीं होगी, मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, ले सकता हूं। तो उस केस में बोनस शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लूंगा और उसका मैं 2001 से इंडेक्सेशन भी कर लूंगा। यही रूल शायद लिखा हुआ है। इफ अलाउड, अलाउड को कट करके अलॉटेड लिख दो। इफ अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन आइदर नील और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001, ब्रैकेट में लिख दो विच एवर इज हायर। और ये ऑप्शन के पहले और ऑप्शन के बाद जो डैश लगा हुआ है ना, उसको डैश को एरो में कन्वर्ट कर दो, कि अगर पहले अलॉट हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, नील और फेयर मार्केट वैल्यू, फिर लिख दो ब्रैकेट में आगे विच एवर इज हायर। ऑप्शन है तो हम तो ज्यादा वाला ही लेंगे ना, क्लियर है। हाँ, लास्ट वाला, राइट शेयर्स परचेज बाय रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स बाय अदर पर्सन। एक तो गधे जिसने अपना राइट ही क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, उसके लिए रिनाउंस राइट की कॉस्ट 0, जितने में उसने बेचा पूरा पूरा कैपिटल गेन आ जाएगा उसके पास, क्योंकि राइट तो आपको विद इन अ मंथ ही रिनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो टाइम पीरियड महीना भर ही दे होता है। अब आपसे जिसने रिनाउंस राइट खरीदा उसने हो सकता है 150 रुपये आपको दिए हो और फिर कंपनी को भी 400 रुपये दिए हो, तो उसके लिए कॉस्ट क्या आ जाएगी, जितना उसकी जेब से पैसा लगा वो 50 आपको दिए, 400 कंपनी को दिए, तो 450 उसके लिए क्या है, कॉस्ट है। सिंपल है, ठीक है, ओके। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, सिंपल है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। अब एक लेवल कंप्लीट हो गया हमारे उसका कैपिटल गेन का, अब हम कैपिटल गेन में ढल चुके हैं, अब इसके हायर लेवल वाली चीज़ें आएंगी। क्या है टॉपिक, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब आपने जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीखा वो कैलकुलेट हो गया ना, अब वो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हो, आपके हाथ में।
अब ये एग्जेम्पशन सरकार आपको दो तरीके से देती है, एक देती है कंडीशनल और एक देती है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब आपको अब फर्दर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने खुद ने बोला है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये हुआ अनकंडीशनल। और कंडीशनल एग्जेम्पशन मतलब भाई कैपिटल गेन तो है तुम्हारे हाथ में, एग्जेम्प्ट करवाना है कि नहीं करवाना। तो सर अगर हमारे हाथ में है तो फिर तो हम एग्जेम्प्ट करवाना ही चाहेंगे। तो एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस हमारी पूरी करनी पड़ेगी, और ये कंडीशंस होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, कि आपके पास जो पैसा है ना वो हमारे बताए गए रास्ते पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन पूरी कर देते हो तो ये वाला कैपिटल गेन क्या आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक है आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो असेट ही नहीं है, उस पर तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड असेट है क्योंकि वो शहर में है, उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। लेकिन अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर हुआ है, सरकार ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, तो वो एग्जेम्प्ट है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर हुआ है, वो एग्जेम्प्ट है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक है कि भाई मेरा घर मैंने बेच दिया तो मेरे को कैपिटल गेन आ गया। अब जो कैपिटल गेन आया वो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एग्जेम्प्ट करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकते हो? तो सरकार ने कहा कि हाईवे बनवाने के लिए पैसे दे दो, गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए पैसे दे दो, या फिर तुम अपने लिए ही दूसरा घर बनवा लो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन तुम तो ले आए लैम्बोर्गिनी, तो फिर वो जो कुछ भी नहीं, हमने तो जो चार रास्ते बताए भाई तुमको, वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो तो एग्जेम्प्ट है, नहीं करोगे तो टैक्सेबल पहले भी था अभी भी है। क्लियर है? तो कंडीशनल और अनकंडीशनल में अनकंडीशनल बहुत सिंपल है, क्योंकि अनकंडीशनल एक सिचुएशन बेस्ड होता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट तो एग्जेम्प्ट ही रहता है। जैसे मैंने बताया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली एक्वायर्ड, और तीसरी कंडीशंस है इसमें, पर वो सिचुएशन बेस्ड कंडीशन है, जिसको आप असेट जो बेच रहे हो ना उस असेट से रिलेटेड है, पैसों के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? तो वो कह रहा है आपके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, सरकार ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया हो, और आप उस पर पिछले 2 साल से खेती बाड़ी कर रहे हो, या तो आप या आपके माँ बाप कोई भी खेती बाड़ी कर रहे हो, तो ही तो एग्रीकल्चर मानी जाएगी। सिर्फ हमारे कागजों में उसका एग्रीकल्चर लिखा हुआ है और आपने तो उसको ऐसे ही पटक रखी है, तो एग्जेम्पशन नहीं है भाई। क्योंकि एग्जेम्पशन का मोटिव समझो, हम एग्जेम्पशन किसको देना चाहते हैं? किसानों को। किसानों की हर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। किसान जो खेती बाड़ी करके जो अनाज उगाता है, उस अनाज को बेचता है, वो भी एग्जेम्प्ट है। किसान खुद खेती बाड़ी नहीं कर सकता, उसने वो ज़मीन किसी और को खेती बाड़ी के लिए दे रखी है, वो खेती बाड़ी करके ज़मीन का रेंट इसको देता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड से आने वाला रेंट भी उसके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है? वो जो अनाज उगाता है उसकी अगर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके उसको बेचता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसलिए उसका जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड था उसको तो असेट ही नहीं है। अब मान लो सर हम तो हमारी जगह पे ही हैं, पर शहर फैलता गया फैलता गया फैलता गया, हेलो, हाँ, तो भैया एग्जेम्पशन किसके लिए? किसानों के लिए। तो वो कह रहा है कि भाई साहब मैं तो वही हूं जहां था, मेरे तो पुरखे जो खेत छोड़ के गए थे वही है। अब शहर धीरे धीरे फैलता गया तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो मैं 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अब साला मैं तो बेच भी नहीं रहा हूं, आपने खुद ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया कि हम तो हाईवे बनाएंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब इसको पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट। समझ में आया? अब वो पैसों से भले ही लैम्बोर्गिनी खरीद लाए, उसके पैसे तो क्या है? एग्जेम्प्ट। क्लियर है? तो 3 एग्जेम्पशन हमने वहां लिख रखे हैं। एक है 1036, नंबर याद रखने, अब आपको ये सेक्शंस याद रखने हैं। जितने भी एग्जेम्पशंस आएंगे वो 10 से आएंगे। ठीक है? जैसे इससे पिछले वाला देखो आप, मॉर्टगेज वाला देखो, मॉर्टगेज वाला भी 10 के समथिंग था कुछ। 1043 कितना था वो? 1043। 1043 में मॉर्टगेज से जो इंस्टॉलमेंट लमसम पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। अब आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे जो अभी हम बोल रहे हैं, 1036, 1037, 1043 यहाँ लिख दिया उन्होंने, और कंडीशनल वालों के लिए तो लिख दिया टू बी डिस्कस सेपरेटली।
कंडीशनल वाला तो बहुत लंबा है भैया, एक पार्ट है पूरा इसका, मतलब बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली कंक्लूजन। तो ये जो कंडीशनल वाला है तो ये तो कंक्लूजन है हमारा, ये तो अलग से पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा चार्ट है, वो तो दिया भी नहीं अपन ने इस नोट्स में। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सिर्फ आपके 3 हो गए, 3 में से 1043 तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, कि तो कौन सा वाला है, रिवर्स मॉर्टगेज वाला, बुढ़ाओ लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये तुम मतलब सरकार यूँ कहे कि देखो देखो हमने तो ये एग्जाम कर दिया, तो मैंने कहा ऐसा क्या एग्जाम कर दिया तुमने, ये तो इनकम वैसे भी नहीं थी, ये तो जो देने वाला है और जो लेने वाला है दोनों को याद है, तो एक तरीके का लोन है, या तो मैं चुकाऊंगा या मेरा बेटा चुकाएगा, तो कोई लोन को इनकम बोल सकता है क्या? आज मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 लाख रुपए का लोन लेके आया जो मुझे किस्तों में चुकाना है, वो 10 लाख रुपए को सरकार इनकम बोल सकती है क्या कि तूने 10 लाख रुपए कमाए? मैंने कहाँ कमाए, कमा के तो उल्टा चुकाना है ना। अब इस साइकिल को मैं उल्टा कर दूं, किस्तों में ले रहा हूं और एक साथ चुका रहा हूं, तो इसको भी इनकम थोड़ी बोल सकते हो। तो ये तो सिर्फ यार कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि नहीं नहीं ये इनकम है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से लिखा, बाकी समझते तो सभी है कि ये तो इनकम वैसे भी नहीं थी, ये तो एक तरीका क्या है, लोन है, इस पर तो ब्याज लग रहा है, ठीक है। नहीं तो इनकम पे कभी ब्याज लगता है क्या? नहीं ना। आप मुझे फीस दो, मैं कह रहा हूँ ये तो मेरी इनकम है, आप कह रहे हो मैं तो ब्याज लूंगी, पॉसिबल थोड़ी है। तो ये तो सिर्फ लिखने वाली बात है ताकि कोई कभी ऑब्जेक्शन ना उठा सके। 1043 अब है 1036 और 1037। पहले के ज़माने में 3 हुआ करते थे, 1036, 37, 38, याद रखना आसान था। 36, 37, 38, ठीक है। 38 अबॉलिश कर दिया अभी 3 से 4 साल पहले, पर उसका भी एक इम्पैक्ट तो आएगा जो अभी मैं अगले चार्ट में समझाने वाला हूँ। हाल फिलहाल याद रखने वाला 36 और 37। इसमें भी 36 पे मुझे डाउट है कि मैंने कहीं पे सुना है कि 36 वाला इन्होंने इस साल उड़ा दिया, जो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। नहीं तो 36, 37 अभी तो पढ़ लो। 36 वाला बहुत सिंपल है, याद रखना, वो है यूटीआई। आप इस यूटीआई के बारे में कई बार पढ़ोगे, यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जब भी सरकार को बजट में फिस्कल डेफिसिट होता है, सरकार इनको आदेश देती है कि भैया यूनिट्स इशू करो, पब्लिक से पैसा लो, हम उनको ब्याज देंगे, आप वो पैसा हमें दो, हम देश का उद्धार करेंगे। तो इस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में अभी आपने एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि ये 1 साल में क्या हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। क्यों? ताकि लोग खरीदे इसको। दूसरा बेनिफिट क्या दिया कि इसको बेचोगे तो इसका जो कैपिटल गेन है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। कौन सा वाला? शॉर्ट टर्म हो के लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तीसरा, इससे जो आपको रेगुलर इनकम होती है वो भी पहले एग्जेम्प्ट थी, इस साल उसका एग्जेम्पशन हटा दिया गया। पहले तो ये पढ़ाना बहुत आसान था कि बेटा यूटीआई समझ लो बस, कि यूटीआई वर्ड जहां भी आ जाए टोटल प्योर एग्जेम्पशन। यूटीआई की यूनिट्स बेची हो तो भी एग्जेम्पशन, यूटीआई की यूनिट से डिविडेंड मिले वो भी एग्जेम्प्ट। अभी डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है, बेचोगे तो वो अभी तक तो एग्जेम्प्ट है जब तक कि मैं पुष्टि ना कर दूं तब तक, ठीक है, ओके। यूटीआई की यूनिट्स एग्जेम्प्ट। 1036, 1037 पढ़ो। 1037 है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और ऑब्लिक लग के क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शॉर्ट टर्म में बेचोगे तो एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन है, उन्होंने इस 1037 में यूँ कह रखा है पिछले 2 साल से आप खेती बाड़ी कर रहे हो। तो जब पिछले 2 साल से आप खेती बाड़ी कर रहे हो मतलब 2 साल से वो आपके पास है, तो अपने आप क्या बन गई, लॉन्ग टर्म बन गई, है कि नहीं? ओके। तो इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला ही एग्जेम्प्ट हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म पूरा बताने के लिए बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म सेक्शन में नहीं है, ये मैंने लिखा है। सेक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म जैसी कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन तो ये कहता है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर्ड हुई है तो लॉन्ग टर्म हो के शॉर्ट टर्म हो एग्जेम्प्ट है, पर शर्त यह है कि 2 साल से आप खेती बाड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जब ये सेक्शन बना था 1956 में, जब देश आज़ाद हुआ था 4-5 साल बाद, तो तब ये कहते थे कि लैंड एंड बिल्डिंग 3 साल में लॉन्ग टर्म बनती है। तो उन्होंने सेक्शन उस हिसाब से लिखा कि भैया 2 साल खेतीबाड़ी करो, खेतीबाड़ी करने के बाद बेच दो, तो 2.5 साल में बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी एग्जेम। 3 साल बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी एग्जेम। अभी 2 साल पहले इन्होंने इसकी मुद्दत ही घटा दी। लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने साल में लॉन्ग टर्म होती है, 2 साल। तो 2 साल वाली खेतीबाड़ी कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है ना, तो 2 साल खेतीबाड़ी करोगे तो अपने आप वो क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म। इसलिए अब इस सेक्शन में सिर्फ लॉन्ग टर्म ही कवर हो सकता है, शॉर्ट टर्म कवर नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, ओके। सर जैसे मैं कोई लैंड है वो मैं रेंट पे लेके पहले खेती कर रहा था उस पे, हाँ,
क्या बात कर रहा है, फिर तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस तो आई नहीं है। अब ये जितना अपन ने एक्स्ट्रा ज्ञान बांटा ना, उससे ये परमेश सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मान लो सर, उस ज़मीन पे मैं किराए पे खेतीबाड़ी कर रहा था, मैं और मेरे बाप दादा सब हल जोतते थे, ठीक है। तो अब इतना पैसा कमा लिया कि हमने वो लैंड खरीद ली, और ख़रीद के हमने उसको हाथों हाथ बेच दी। तो अब आप जो कह रहे हो कि 2 साल से आप या आपके माँ बाप खेतीबाड़ी कर रहे हो, कर तो रहे थे, पर ओनरशिप तो 1 साल की है, और आपने ही बोला इस सेक्शन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। फिर तो असेसिंग ऑफिसर से लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे, लेकिन एज पर टेक्स्ट फिर वो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? पर ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कभी, इतना दिमाग तो वो भी नहीं लगाएंगे। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में आपने बोला था कि मतलब जो भी अपन को मिलते हैं एक तरह से लोन है, अपनी इनकम नहीं है सर। मान लो अगर उसको रीपे नहीं कर पाए फिर तो अपनी इनकम नहीं है ना सर। वो लोग अपना हाउस मतलब घर तो गया ना यार, घर तो पैसे देके कमाया था ना मैंने। सर फिर तो इनकम तो हुई ना सर, फिर भी हो हाँ तो एग्जेम्प्ट है, इसीलिए तो बोला है, इसीलिए तो बोला एग्जेम्प्ट है। फिर भी एग्जाम्पल। हाँ घर तो गया ना भाई। चलो अब कंडीशंस क्या है सर? कंपलसरी एक्वायर किया हो, एसएससी और हिज पेरेंट्स डूइंग एग्रीकल्चर फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। और अब ये डब्बे में मार्क कर दो ये बात कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी की कोई लैंड है जिसपे वो अपने नौकर चाकर से खेतीबाड़ी करवा रही है और वो कंपलसरी एक्वायर हो गई, तो उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा। ये तो सिर्फ बेचारों की मदद करने के लिए है ना, और बेचारे कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है इसमें, ठीक है। देन एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2004, कंपलसरी एक्वायर कब हुई हो? 2004 के बाद। ये पॉइंट इररिलेवेंट है, लेकिन लिखना जरूरी था क्योंकि फिर परमेश क्वेश्चन पूछे कि सर अगर मान लो 2004 के पहले कंपलसरी एक्वायर हुई हो लेकिन पैसे हमें 2024 में मिल रहे हो तो इसलिए बोल दिया उन्होंने कि एग्जेम्पशन किसके लिए है? जो कंपलसरी एक्वायर भी कब हुई हो? 2004 के बाद हुई, ठीक है। अब पढ़ाने में बेटा बहुत सारी चीज़ें, तो पढ़ लिया, समझ लिया, अब याद रखने वाली चीज़ समझो। याद रखने वाली चीज़ क्या है? 2 साल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बस 2 साल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर। 2 साल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर। 1037 एग्जेम्प्ट। 1037 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स इस सेक्शन के नंबर का है, और सिर्फ सेक्शन 10 नहीं चलेगा, अब 1037 तो लिखना ही पड़ेगा। 36, 37, 38, 36 समझ लिया, यूटीआई। 37 अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 2 साल और कंपलसरी एक्वायर। 43 क्या कहा? रिवर्स मॉर्गेज। सिंपल। अब इसमें भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है? रिवर्स मॉर्गेज एग्जेम्प्ट। जहां रिवर्स मॉर्गेज नाम आ गया एग्जेम्प्ट, उसका कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट और उसके जो इनकम हो रही है, जो पैसे मिल रहे हैं रेगुलरली, वो भी एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसका नंबर क्या है? 43। क्या नंबर है उसका? ठीक है। अब 1038 की कहानी सुना देता हूं, क्योंकि अगला जो मुझे पढ़ाना है वो 1038 से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके 1038 हमने जब लॉन्ग टर्म में ये बात पढ़ी कि कुछ चीजें 1 साल में ही लॉन्ग टर्म हो जाती है, तो उसमें सबसे पहली चीज कौन सी थी? लिस्टेड शेयर्स। हमने क्या लिख रखे थे उसमें? क्योंकि समझो ये चीजें धीरे धीरे इंक्लूड हुई है। पहले सिर्फ लिस्टेड शेयर्स ही थे, तो मैंने कहा जैसे सिमरन जी ने अपनी लिस्टेड डिबेंचर दी, तो अब वो क्या बन गया? लिस्टेड सिक्योरिटी। सबसे पहले उन्होंने लिस्टेड शेयर्स को डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि अब सरकार ये समझ गई थी कि देश को आगे बढ़ाना है तो शेयर बाजार को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर है। शेयर बाजार ऊंचा है मतलब अपना देश भी ऊंचा है, शेयर बाजार गिर रहा है मतलब अपना देश भी गिर रहा है। तो शेयर बाजार में इन्फ्लो फुल होना चाहिए, शेयर बाजार को पैसों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। जो एक बार शेयर खरीद ले तो इतना प्रमोट करो कि उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, हमेशा जब भी वो बेचने जाए तब उसको खरीदार मिल ही जाए। क्योंकि अगर खरीदार नहीं मिलेगा तो फिर ये अगली बार ये भी शेयर्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि उलझ जाएगा ना वो। तो शेयर बाजार को उनको प्रमोट करना था, और ये भी प्रमोट करना था कि अब लोग अगर शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट करने के बाद संयम से, धैर्य से बैठे रहें।
इमीडिएटली सेल नहीं करे। तो उन्होंने यूँ कहा कि भैया ये इक्विटी शेयर्स परचेस करो आप, और 1 साल बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स आप शेयर बाजार के थ्रू बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है। आवाज बोलूं, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एग्जेम्प्ट। वापस, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर सोल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म 1 साल, क्योंकि रिकॉग्नाइज में बेच रहे हैं तो 1 साल, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस भी नहीं, डिवेंचर बॉन्ड्स को तो भूल ही जाओ, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर। और सोल्ड कैसे किया हो? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे बेचते हैं, ये 12th क्लास में आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था, डीमेटेरियलाइज करके, डीमेट अकाउंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ब्रोकर, क्योंकि ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट नहीं है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको क्या लगेगा? एक ब्रोकर लगेगा। ठीक है, अब ये भाई क्या है? एग्जेम्प्ट है। फिर आए हमारे मोदी जी, कैंसल, अब से ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये तो सर धोखा हो गया। आपने मुझे बचपन से कह के रखा है, जब से मैंने तो जब से इनकम टैक्स पढ़ी है यही था कि भाई आप इक्विटी शेयर्स खरीदोगे, 1 साल बाद उसको बेचोगे तो वो एग्जेम्प्ट है। मैं उस उम्मीद में उस इक्विटी शेयर्स को अपने पास होल्ड करके बैठा रहा। अचानक से मोदी जी आए और बोले भाई अब से ये टैक्सेबल है। मैंने कहा बता देते मेरे को, मैं पहले बेच देता, एग्जेम्पशन के पीरियड में बेच देता। अब आप कह रहे हो कि ये टैक्सेबल है और आपको हम 50 दिन देते हैं नोटबंदी की तरह पैसे जमा कराने के लिए, अपने शेयर्स बेचने के लिए, तो सर ये तो महामारी बच जाएगी। अब हर कोई अपना शेयर बेचने जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड मिलेगी नहीं, तो हमारे तो शेयर की वैसे ही टूट जाएगी। तो वही नोटबंदी जैसा डिसीजन है सर, ये तो पागल बन जाएंगे हम। तो सर मोदी जी ने यहाँ फुल दिमाग लगाया, उन्होंने कहा इस डिसीजन को हम बहुत सेंसिटिवली लेते हैं। क्या कहा उन्होंने? देखो समझो, जब मोदी जी ने यूँ कहा कि पहले 2.5 लाख तक की इनकम माफ़ थी, अब 5 लाख तक की इनकम माफ़ है, तो हम खुश हुए कि नहीं हुए? वाह मोदी जी वाह। ठीक है, अब लेकिन वो यूँ कहते कि जो बरसों से एग्जेम्प्ट थी अब वो टैक्सेबल है, तो वाह मोदी जी वाह, और मारो मजा आ रहा है, वैसा वाला हो जाता। तो पब्लिक तो आक्रोश, और गलत भी होता ना, जस्टिफिकली भी ये क्या है, जस्टिफाइड नहीं है यार, मॉरली गलत है, ये तो गलत ही हुआ। आपने बरसों से हमें सिखाया कि एग्जेम्प्ट है और अचानक से टैक्सेबल कर दोगे, अब हम उसको बेच भी नहीं सकते क्योंकि वो मरे के भाव बिकेगा हो, तो क्या करें? उन्होंने कहा कि देख बेटा, ये जिस दिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ ना, वो डेट समझ ले। तो ये उन्होंने अनाउंस किया, ये समझना अच्छे से, ये उन्होंने अनाउंस किया 18-19 वाले ईयर के लिए कि अब जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 18-19, उसमें वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब जो भी इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको अमेंड करने होते हैं वो किस में बताते हैं? बजट में। और बजट कब आता है? फेब में। और जो बजट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही फेब में आ जाता है। तो 18-19 का बजट आया होगा हमारे लिए 1 फेब 2018। अब उनको ये बम कब फोड़ना था? 1 फरवरी 2018 को फोड़ना था। तो उन्होंने कहा देखो बम तो फूटेगा लेकिन प्रोस्पेक्टिवली फूटेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा कि आज से पहले सुबह सुबह ये घोषणा होगी ना, सुबह सुबह ये घोषणा होगी, तो आज से पहले 31 जनवरी 2018 तक जो प्रॉफिट हो गया ना वो तो एग्जेम्प्ट है। आज से जो प्रॉफिट होगा ना वो टैक्स है। मैंने कहा मेरे को ये बात समझ में नहीं आई मोदी जी कि मैंने तो कोई चीज बरसों पहले 10 रुपए में खरीद के रखी है और आज जब आप ये घोषणा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो हमने ऑलरेडी लिस्ट बना ली है, हम होमवर्क करके आए हैं भाई, हम 1 फरवरी को आपको ये बात बता रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली कि जितनी भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है उसकी 31 मार्च को क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है उनकी। अब मान ले तेरे शेयर्स की उस लिस्ट में मार्केट वैल्यू देख ले, उस लिस्ट में तेरे शेयर की वैल्यू थी 550, ठीक है। अब ये रूल तो कब के लिए? बाद के लिए। 18-19 से बेचेगा तो टैक्सेबल है। तू कहे कि सर इस ड्यूरेशन में बेच दूं तो एग्जेम्प्ट ही है ना। टैक्सेबल वाला रूल तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है ना, ठीक है। यहाँ तो एग्जेम्प्ट ही है।
लेकिन यहाँ बेचने मत जाना है, समझदार आदमी यहाँ बेचेगा नहीं, क्योंकि सब बेचने चल जाएंगे तो फिर वो डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट आ जाएगा ना। इसलिए हम डायरेक्टली ये रूल भी नहीं रख सकते कि आज तक एग्जेम्प्ट है फिर से टैक्सेबल हो जाएगा, ये रूल नहीं रख सकते। तो हमने क्या रखा कि आज तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, इसके बाद जो कैपिटल गेन होगा ना वो टैक्सेबल होगा। तो अब तू 18-19 में या उसके बाद कभी भी बेच दे। मान लो कुछ लोगों ने 18-19 में बेचा और कुछ लोगों ने हमारे ईयर में 23-24 में बेचा। तो 23-24 में मैंने वही चीज़ कितने में बेची, 900 रुपये में बेची। समझ में आया? तो 10 की चीज़ 900 रुपये में बेची, 890 में से 550 रुपये तक का जो कैपिटल गेन है ना वो तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो 10 की चीज़ 550 तक तो एग्जेम्प्ट है, मतलब टोटल कैपिटल गेन में से 540 रुपये क्या है, एग्जेम्प्ट। अब 550 की चीज़ कितनी हो गई, 900, कितना बचा, कितने हुए, 350। तो 350 रुपये ही क्या है, टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल है, जस्टिफाइड है कि नहीं, जस्टिफाइड है ना। मोदी जी ने क्या बोला भाई, अभी तक का कैपिटल गेन क्या है, माफ। तो ये माफ कैसे करेंगे वो, अब वो कहेंगे कि भाई अब एक काम करना, 31 जनवरी 2018 ये डेट तुझे याद रखनी है, ठीक है। अब ये डेट याद रखनी है, मतलब इसको बोल दिया उन्होंने ग्रैंडफादर डेट। क्या बोल दिया, ये टेक्निकल टर्म है उसका, मोदी जी ने ही दिया है। दादाजी की डेट कौन सी डेट है, ग्रैंडफादर डेट, ये टेक्निकल टर्म है, पूरी दुनिया इसी के नाम से जानती है। इनकम टैक्स ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया। अब ग्रैंडफादर डेट में GFD, ग्रैंडफादर डेट को जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वही तेरे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट। वही क्या बन जाएगी, तूने कितने में बेचा, 900 में, तेरी कॉस्ट 10 रुपये नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, 550 लेंगे। तो अब 550 तेरे लिए कॉस्ट है, बेचा 900 रुपये में है, कितना कैपिटल गेन हुआ, 350। डन, रुक जा, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अभी मोदी जी की स्पीच खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो मोदी जी बोले ठीक है, ठीक है, अभी तो और लो। क्या लो, कि अब जो तुम्हें 350 रुपये का कैपिटल गेन हुआ ना, वो जितने शेयर्स बेचोगे उतने 350 के हिसाब से कैपिटल गेन होगा, उसमें से 1 लाख रुपए माफ। मान लो तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, तो 350 इंटू 1000 कितने हो गए, 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 1 लाख रुपए माफ। किसी का 1.5 लाख होंगे उसके भी 1 लाख माफ, किसी के 2.5 लाख होंगे उसके भी 1 लाख माफ, किसी के 3.5 होंगे 1 लाख माफ। 3.5 करोड़ भी होंगे तो 1 लाख रुपए माफ, बस 3.5 में से 1 लाख माफ, 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल। खुश हुए, और लो, कि जो बच जाएगा उसमें भी कैपिटल गेन कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 10%। कितना लगेगा, 10%। वैसे कैपिटल गेन कितना है, 30%, सॉरी 20%। लॉन्ग टर्म कितना है, 20%। इसमें कितना है, ओनली एंड ओनली 10%। 3 गिफ्ट मोदी जी ने दिए, कि एक ग्रैंडफादर डेट तक का तो माफ है, उस वही कॉस्ट है। दूसरा 1 लाख का इनकम भी माफ है। तीसरा टैक्स भी लगेगा लोअर रेट से 10%। और एक चीज मोदी जी ने नहीं बताई, क्या, कि अब तुम्हें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि गलत है, मिलना चाहिए था। अब मोदी जी ने उस टाइम के लिए ये नहीं सोच पाए होंगे, लेकिन अब बहुत साल हो गए यार, 18-19 को भी बीते हुए 6 साल हो गए। इंडेक्सेशन होना चाहिए, पर रूल तो यही कहता है कि इंडेक्सेशन नहीं होगा, 900 में से 550 रुपये ही माइनस होंगे। हो सकता है उनको रियलाइज़ हो जाए तो आने वाले सालों में इसमें वो इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि 18-19 बहुत पुराना समय हो गया। क्लियर है, समझ में आया सबको? जो 1 लाख रुपए मतलब एक शेयर में कर रहा हूँ, ये पूरी में नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास 350 शेयर है, ऐसे मेरे पास 1000 शेयर है। अभी 1 लाख के मैं 350 बेच रहा हूँ, फिर बाद में 350 का मिलेगा, तो ये पूरा ओवरऑल है। ओवरऑल एक बंदे को 1 लाख रुपए माफ है। मतलब मेरे पास तो ऐसी 5 कंपनी के शेयर्स थे, 5 कंपनी को मैंने बेचा, किसी में 3.5 लाख, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख। तो जो टोटल कैपिटल गेन हुआ ना आपका ऐसे शेयर्स से, उसमें से 1 लाख रुपए माफ है। तब भी अब भले ही आप अपने ही शेयर, जो एक ही कंपनी के आपके शेयर्स थे, वो आपने साल भर में 4 अलग अलग टुकड़ों में 4 अलग अलग दिनों में बेचे हो, तो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए माफ है। इट इज जस्ट लाइक 2 लाख रुपीज की लिमिट। वो जो हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख की लिमिट थी, वो कितनी की लिमिट है, 1 लाख की लिमिट है। अब आपके पास 4 शेयर हो, 40 शेयर हो, 4 कंपनी के हो, 40 कंपनी के हो, ठीक है। अभी तो इसमें आपने मुझसे डाउट्स नहीं पूछे, पूछ सकते हो तो पूछ लो, नहीं तो इसके कुछ और रूल्स है वो भी डायरेक्टली बता दूं।
डाउट पूछ के रूल सुनोगे तो जल्दी याद रहेगा। 80 साल के गैप में बेचना मतलब हाँ, 1 लाख का डिडक्शन 1 साल के लिए है, एक पर्सन का थोड़ी है। 2 लाख का भी तो डिडक्शन हर साल मिलेगा ना आपको, तो 1 साल का 1 लाख का डिडक्शन भी हर साल मिलेगा। इस साल जो शेयर्स बेचे उससे जो कैपिटल गेन आया उसमें से 1 लाख रुपए माफ, अगले साल फिर शेयर्स बेच रहा हूं, जो कैपिटल गेन आया अगले साल फिर 1 लाख रुपए माफ। तो आप चाहो तो टुकड़े टुकड़े करके बेच दो, आपको हर साल 1-1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, आपका माफ हो जाएगा। हाँ वही सही है, वही करना, ठीक है। बेचना हर साल 90-90 हज़ार की बेच दूंगे सर, बेच दे, लाख रुपए माफ है, पूरा माफ है। तो लॉस कहाँ हो रहा है, तो गेन तो हो रहा है ना, पैसे भी तो मिल रहे हैं ज़्यादा। मेरी बात सुनो, मेरे को है ना, जब भी आप ऐसे कुछ सवाल पूछते हो तो मेरे को एक अंकल की एक बात याद आ जाती है। वो अंकल से मुझे किसी बात पे, किसी कंसल्टेंसी रिलेटेड बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा वैसा कर दूँ, तो मैंने कहा अंकल अच्छी बात है, आपको पैसा ज़्यादा, मतलब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो उनकी एक बात मेरे को अभी भी याद आती है जब भी आप ऐसा सवाल पूछते हो। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, कमाई में समाई है, कमाई में समाई है, मतलब अगर कमाएंगे तो टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है। तो सेम आंसर आपका है, आप कह रहे हो कि सर फिर वो अगले साल बेचेगा तो अगले साल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसको तो कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका तो नुकसान हो गया। अबे नुकसान कहाँ हुआ, उसका तो गेन ज़्यादा हो रहा है, गेन ज़्यादा हो रहा है तो टैक्स ज़्यादा देने में तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। टैक्स तो 10% ही है, 90 तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ ट्रेडिंग, हाँ यार आप डेली बेसिस पे बेच रहे हो, तो डेली के खरीदने वाले डेली बेसिस पे बेच रहे हो कि पुराने वाले रोज बेच रहे हो। डेली को खरीद के डेली में बेच रहे हो तो फिर तो ये रूल ही कहाँ अप्लाई हुआ। वो तो जब खरीदे हुए जितने में खरीदोगे वही तो माइनस करेंगे। इंटेंशन डिपेंड, अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो यही काम काज कर रहा है, सुबह में से उठ के बैठ जाता है और यही कर रहा है, तो उसका बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा फिर वो। हाँ हाँ, तो इससे लड़ लेना बाद में। और कुछ नहीं, इसके छोटे मोटे कुछ रूल्स और हैं। इसको ओवरऑल अभी अपन ने थीम समझी है, ओवरऑल मतलब 90% अपन समझ गए, 10% और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये प्रैक्टिकली ये अपन कल सीखेंगे। कल 10 मिनट का टॉपिक और है। बाय, टाटा, सी यू।